हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 30 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 30 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट है, यूपी पुलिस है, UP SI है, जितने भी उत्तर प्रदेश की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदला जा रहा है, इसका नया नाम क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, चौरी चौरा। अगला है, गोरखपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 11 से 13 जनवरी 2023 के बीच। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ यानी कि जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक की आपको अगर PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, पीयूष गोयल के द्वारा। अगला है, निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने भारत की GDP में 10,000 करोड़ का योगदान दिया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, YouTube ने 10,000 करोड़ रुपए GDP में योगदान दिया। अगला है, निम्न में से कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर। अगला है, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? तो याद रखेंगे सर्बिया ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में DGCA से किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO अप्रूवल प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है गरुण एरोस्पेस को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा हुई है? तो जो ये अब्दुल्ला यामीन है ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, मालदीव, और इन्हें 11 साल की सजा हुई है। अगला है, हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? तो अभी जो है स्पेन ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है, जिसके बारे में आपको कल की वीडियो में बताया था कि 16 साल से अधिक के जो व्यक्ति हैं वो अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद जेल के बाद FSSAI ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बुलंदशहर जेल को। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो बुलंदशहर जेल है इसको अभी 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। जेल की रसोई में जो भोजन बनाया जाता है उसकी गुणवत्ता और भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, ठीक है, इसके द्वारा 5 सितारा यानी कि 5 स्टार रेटिंग दी गई है। जेल द्वारा प्रदान किए गए भोजन को 5 सितारा यानी 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया गया। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से है टैग पाने वाली बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है। तो आप इसको याद रखेंगे कि अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की किस जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई है तो पहली जेल जो बनी है वो कौन सी थी? तो वो आपको याद रखना है, फर्रुखाबाद जेल थी। और अभी जो है बुलंदशहर जेल को भी 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो ये 2 जेल हो गई हैं यूपी से 5 स्टार टैग पाने वाली। ठीक, तो दोनों जेलों के नाम याद रखेंगे इसमें। पहली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फर्रुखाबाद जेल और दूसरी हो गई है बुलंदशहर जेल। और ये जो 5 स्टार रेटिंग है ये किसके द्वारा दी गई है? तो वो भी आप याद रखेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI। फुल फॉर्म भी याद रखेंगे FSSAI का, FSSAI
इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन किया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, राम अवतार सिंह ने। दोस्तों, स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया। जो रिटायर्ड जज हैं राम अवतार सिंह, इनकी अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे। सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर के क्या था, काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी हुई थी। तो इसी बीच यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने क्या किया कि प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन किया। और ये जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राम अवतार सिंह, जो कि रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया और इसमें 5 सदस्य होंगे। और अब जो निकाय चुनाव है यूपी में, तो इसी आयोग के माध्यम से जो है यूपी में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 5वें स्थान पर है निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यूपी सर्वाधिक निर्यात करने वाले देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। सबसे ज़्यादा यूपी में किस चीज़ का निर्यात हुआ? तो सबसे ज़्यादा 2121.05 करोड़ का निर्यात हुआ है टेलीकॉम उपकरणों का। जबकि उसके बाद अगर हम देखें तो मीट का निर्यात हुआ, आयरन स्टील उत्पादों का निर्यात हुआ। इसके अलावा एल्यूमिनियम उत्पादों का निर्यात किया गया है उत्तर प्रदेश से। राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की आधार 209 से बढ़कर के 219 हो गई है। निर्यात के मामले में यूपी 4 राज्यों से पीछे है, ठीक है, क्योंकि 5वां इसका स्थान आया है निर्यात के मामले में। तो 4 राज्य इससे जो शीर्ष पर हैं, जो इससे ऊपर हैं, वो कौन कौन से हैं? तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये जो 4 राज्य हैं, इनसे उत्तर प्रदेश पीछे है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। इन राज्यों में समुद्री तट होने के कारण बंदरगाह उपलब्ध है, जिससे माल का आसानी से निर्यात होता है। जो ये 4 राज्य हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, तो इसी वजह से यहाँ पर जो आयात निर्यात है वो काफ़ी आसान है, सुलभ है, ठीक है। तो इस वजह से ये शीर्ष 4 हैं और जो यूपी है ये 5वें स्थान पर रहा। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। और निर्यात के मामले में टॉप पर कौन सा राज्य है? तो याद रखेंगे आप, गुजरात जो यहाँ पर दिया गया है ये टॉप पर है, यानी कि पहले नंबर पर आता है, ठीक है। गुजरात पहले पर है, जो महाराष्ट्र है ये दूसरे नंबर पर आता है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है, जो कर्नाटक है ये चौथे नंबर पर आता है निर्यात के मामले में, और जो हमारा यूपी है ये 5वें नंबर पर आता है। तो ये याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भद्राचलम और रुद्रेश्वर यानी कि रामप्पा मंदिर में प्रसाद परियोजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना में। दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 28 दिसंबर 2022 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक पर राष्ट्रीय मिशन, ये प्रसाद जो परियोजना है, इसके तहत विकसित किए जाने वाले तेलंगाना में भद्राचलम समूह के मंदिर की परियोजना और रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर की परियोजना की आधारशिला रखी, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे कि प्रसाद जो परियोजना है अभी शुरू की गई है, तो ये तेलंगाना में शुरू की गई है। और अगर मंदिर का नाम पूछा जाए तो भद्राचलम समूह के मंदिर की परियोजना, और रुद्रेश्वर, अगर रामप्पा आए तब भी रुद्रेश्वर ही है, तो रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर के लिए ये शुरू की गई है। प्रसाद योजना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में देश में तीर्थ और विरासत पर्यटन स्थलों के एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यानी जो प्रसाद योजना है वो 2014-15 में शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो देश में तीर्थ और विरासत पर्यटन जो स्थल हैं उनके विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था, ठीक। तीर्थ जो पर्यटन स्थल हैं उनको क्या देना? सहायता देना, इसके लिए शुरू की गई थी। और अभी जो है तेलंगाना में जो भद्राचलम समूह के मंदिर हैं और जो रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर हैं, तो इनको जो है इस प्रसाद योजना में शामिल किया गया है,
ठीक है, जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस मंदिर की परियोजना के लिए आधारशिला रखी है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय ने 62 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी दी है। ये जो तेलंगाना में भद्राचलम समूह के मंदिर के लिए और रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर के लिए। ठीक, तो याद रखेंगे आप इन दोनों मंदिर में कौन सी परियोजना शुरू की गई है, अभी कौन सी है, तो प्रसाद परियोजना भी शुरू की गई। अगला है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, अमित शाह ने। दोस्तों, केंद्रीय और गृह सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मोबाइल ऐप कौन सा है, प्रहरी नाम से, तो इसको लॉन्च किया है। BSF का जो प्रहरी ऐप है ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण है। अब जवान अपने मोबाइल पर, जो सेना के सोल्जर्स हैं वो अपने मोबाइल पर आवास, आयुष्मान, CAPF और छुट्टियों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस एप्लीकेशन की खासियत है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन है, तो प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन है, BSF के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इससे किस तरह का लाभ सोल्जर्स को होगा, तो जो सेना के जवान हैं वो अपने मोबाइल पर आवास से संबंधित, आयुष्मान, CAPF और इसके अलावा छुट्टियों से संबंधित अगर उनकी कोई जानकारी है तो वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये पहल है। दोस्तों, ग्रामीण विकास जो मंत्री हैं उन्होंने 2021 में राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर यानी कि NMMS ऐप लॉन्च किया। 1 जनवरी 2023 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज करने की आवश्यकता होगी। यानी ये जो एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है इससे क्या होगा, तो इससे जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि जो मनरेगा है इसके तहत जो कर्मचारी हैं उनको अपनी डिजिटल उपस्थिति इसमें दर्ज करनी होगी। इसमें उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए नेशनल स्मार्टफोन मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो यही याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो NMMS है ये किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या किया कि राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर NMMS ऐप जो लॉन्च है वो किया था 2021 में, और अभी जो है क्या किया है कि 1 जनवरी 2023 से जो मनरेगा के तहत कर्मचारी हैं जो काम करते हैं उनकी उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज करना आवश्यक कर दिया। तो उसी के लिए जो NMMS मोबाइल एप्लीकेशन है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के तहत डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने के तहत। तो आप याद रखेंगे, अगर पूछा जाए किस मंत्रालय की पहल है तो हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, और अगर ये पूछा जाए कि किसके लिए इसको जो है अभी लॉन्च किया गया तो मनरेगा के तहत जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति को डिजिटल रूप से दर्ज करने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च की है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं उनके द्वारा हाल ही में वित्तीय प्रदर्शन और सुंदरता के आधार पर एक नई शहर रैंकिंग प्रणाली के लिए मसौदा नियमों की घोषणा की गई। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का लक्ष्य क्या है, तो शहरी स्थानीय सरकारों को उनके संसाधन जुटाने, खर्च करने के प्रदर्शन और वित्तीय प्रशासन प्रणालियों के आधार पर मूल्यांकन और पुरस्कृत करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो यह यहाँ से याद रखेंगे कि सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 ये जो है किसके द्वारा शुरू की गई है, किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है, तो आप याद रखेंगे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। और इस रैंकिंग का लक्ष्य क्या है, तो शहरी स्थानीय सरकारों को उनके संसाधन जुटाने, खर्च करने के प्रदर्शन और वित्तीय प्रशासन प्रणालियों के आधार पर मूल्यांकन और पुरस्कृत करना, यही इस रैंकिंग का लक्ष्य है। अगला है, इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया,
तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद में। दोस्तों भारतीय सेना ने 28 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट यानी कि ग्राउंड प्लस वन कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो ये 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट है इसका उद्घाटन किया। आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी MES द्वारा किस कंपनी के सहयोग से, तो MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया। अगर ये कहा जाए कि निर्माण किसके द्वारा किया गया तो याद रखेंगे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के द्वारा जो है किसके सहयोग से, तो MICOB जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसके सहयोग से इसको जो है निर्माण किया गया है। इसमें नवीनतम 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी शामिल है। गैराज स्थान के साथ 71 वर्ग मीटर आवासीय इकाई को 3D मुद्रित नींव, दीवारों और स्लैबों का उपयोग करके केवल 12 सप्ताह में पूरा किया गया था। तो याद रखेंगे यहाँ से कि अगर पूछा जाए कि इंडियन आर्मी ने भारत की पहले 3D प्रिंटेड हाउस का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया, तो अहमदाबाद में ये बनाई गई ये 3D प्रिंटेड हाउस। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि 3D प्रिंटेड हाउस है क्या आखिर में, तो दोस्तों क्या है, जो 3D प्रिंटिंग है ये क्या है, ये एक निर्माण की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, निर्माण की एक तकनीकी है। इसकी मदद से क्या होता है, 3 डायमेंशनल चीज़ें तैयार की जाती हैं। जैसे अगर देखा जाए कोई, जैसे हम मकान बनवाते हैं या घर बनवाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक नक्शा बनवाते हैं, लेकिन वो होता है क्या, एक कागज़ पर बनाया जाता है सीधा। लेकिन ये जो 3D प्रिंटिंग है इसके लिए जो चीज़ें हैं वो 3 डायमेंशनल तैयार की जाती हैं और ये जो चीज़ें हैं वो 3D प्रिंटर से तैयार की जाती हैं। अब जैसे साधारण प्रिंटर होगा तो उसमें क्या है, इंक और कागज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन 3D प्रिंटर की मदद से जो भी आप तैयार करेंगे उसमें क्या है, उसका आकार, रंग और डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप इसे जो है कर लेते हैं तैयार 3D प्रिंटिंग, उसके बाद क्या होता है, जब काम स्टार्ट होता है तो वो जो है काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है और पहले से ही पूरा उसमें पता चल जाता है। उसके बाद अधिकतर जो काम है वो सब क्या करती हैं, मशीनों के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस वजह से जो निर्माण होता है वो बहुत ही जल्द हो जाता है उससे। जैसे अगर आपको किसी मकान या किसी भी चीज़ को बनाने में काफ़ी समय लग रहा है, ठीक है, अगर 4 महीने 6 महीने, लेकिन अगर आप 3D प्रिंटिंग से काम करते हैं तो बहुत ही जल्द, यानी कि अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 सप्ताह में ये पूरा किया गया है, तो काफ़ी जल्दी काम यहाँ से हो जाता है 3D प्रिंटिंग से। और दोस्तों सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर की मदद से ये प्रिंट किया जाता है मॉडल, फिर उसको जो है यानी कि कंप्यूटर द्वारा इसे पहले विकसित कर लिया जाता है और इसे फिर 3D प्रिंटर जो है निर्देश देता है। तो ये एक इसमें है कि आपने जैसे देखा साधारण तौर पर जो निर्माण कार्य किया जाता है तो उसमें क्या है कि लेबर वर्क भी होता है, ठीक है, तो लेकिन ये जो 3D प्रिंटिंग है इसमें क्या है, इसमें लेबर का काम नहीं होता है, इसमें सारा जो काम है वो मशीनों द्वारा किया जाता है। जैसे आपने कई जगह पर देखा होगा कि कई सारी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं उनकी मदद से जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, तो इसी तरह से इसे भी इसी तरीके से बनाया जाता है। यानी इसमें जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता है। बड़े बड़े पार्ट्स में यहाँ पर जो है चीज़ों को रख दिया जाता है और इससे जो बिल्डिंग है या जो भी है वो बहुत ही जल्दी बन जाता है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि दुनिया की जो सबसे ऊंची 3D बिल्डिंग है वो किस देश में है, तो वो आपकी चाइना में है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, चीन में है दुनिया की सबसे ऊंची 3D बिल्डिंग और ये 90 फीट ऊंची बिल्डिंग है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट जारी की, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। दोस्तों रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 जो रिपोर्ट है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई। देश में 2021 में 4,12,432 सड़क हादसे हुए, इनमें से 1,53,972 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,84,448 लोग जख्मी हुए। भारत में 2021 में सड़क हादसों में सीट बेल्ट ना पहनने से 16,397 लोगों की मौत हुई। वहीं दोपहिया वाहनों में हेलमेट ना पहनने से 40,593 लोगों की जान गई है। तो ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है, 2021 की है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। इसमें बताया गया है कि देख सकते हैं सीट बेल्ट ना पहनने से 16,397 लोगों की मृत्यु हुई
वहीं 2 पहिया वाहनों में हेलमेट ना पहनने से 40,593 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर दोस्तों एक आपको ग्राफ दिखाएंगे कि 5 साल में सड़क हादसे और उनमें हुई मौतें। 2017 में ये जो आपको नीला दिख रहा है ये क्या है, ये सड़क हादसे है, नीचे देख सकते हैं, और जो यहाँ पे ये है ये आपका मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। तो 2017 में 4.45 लाख सड़क हादसे हुए और इसमें 1.5 लाख मौतें हुई। 2018 में 4.45 लाख सड़क हादसे हुए और मौतें कितनी हो गई, तो 1.52 लाख। 2019 में 4.37 लाख सड़क हादसे हुए और इसमें मौतें हुई 1.54 लाख। 2020 में जो सड़क हादसे हैं वो कितने हुए, तो 3.54 लाख और इसमें मौत हुई है 1.33 लाख। 2021 में 4.03 लाख मौतें हुई और यहाँ पर जो सड़क हादसे हुए और जो मौतें हैं वो कितनी हैं, तो 1.55 लाख यहाँ पे मौतें हुई हैं। तो ये यहाँ पर 5 सालों का सड़क हादसा देख सकते हैं, ठीक है, दिया गया है 2017 से लेकर के 2021 तक का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई, तो अभी जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है। दोस्तों बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच पहली यात्रा के लिए मेट्रो ट्रेन को ढाका में हरी झंडी दिखाई गई। मेट्रो रेल 2030 तक पूरा होने वाली मास रैपिड ट्रांजिट की बांग्लादेश परियोजना का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में यह मेट्रो सेवा जापान ने फंड की है। मेट्रो रेल लगभग 12 किलोमीटर लंबा मेट्रो मार्ग है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति वाली पहली हाई स्पीड रेल सेवा होना बांग्लादेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी तक बांग्लादेश में कोई मेट्रो सेवा नहीं थी और बांग्लादेश में अभी पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो शुरू की गई है। तो इस वजह से याद रखेंगे आप किस देश में, तो बांग्लादेश में, और कहाँ से कहाँ तक, तो दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच। तो दोस्तों ये थे 30 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर रहा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट था 5वें स्थान पर और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।